वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 में, और हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं 2021 के, और उसी में आज हमारी 26th क्लास है जिसमें हम पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 23 दिसंबर 2021 में पूछे गए। अगर किसी भी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से ये क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले जो कंटेंट के क्वेश्चन 2021 में अलग अलग दिन पूछे गए वो सारे कवर अप करे हैं, और अब हम ये पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सीटेट साइंस 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 में, तो ये जो सीरीज़ है 2021 की, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। ये 50% का काम करेगी आपके लिए जब आप पेपर देने जाएंगे। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के पैटर्न पर आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो जो आपको सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपकी आ जाएगी। क्योंकि आपने कंटेंट के क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत लेंदी थे, तो उनको किस अप्रोच से और कैसे सॉल्व करना है जल्दी, वो टेक्निक आपको तभी आएगी जब आप पूरी सीरीज़ जो है अच्छे से देख लेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें लास्ट तक, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें करनी है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ा रहेगा वो डेफिनेटली सीटेट साइंस पेपर 2 में बहुत ही बढ़िया जो है वो स्कोर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 23 दिसंबर में पूछा गया। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई मैग्नेट। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चुंबक को पहचानने के लिए विकर्षण जो है वो एक निश्चित ही कसौटी है। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है, ये स्टेटमेंट हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, हम साइंस में पढ़ते भी हैं कि जो मैग्नेट होती है उसमें जो रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, वही श्योर टेस्ट होता है। क्योंकि अट्रैक्शन तो मैग्नेट आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सब के साथ भी करती है, लेकिन जो मैग्नेट का पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म हम देखते हैं तो उसमें जो रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, वही आपका श्योर टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या करा गया होगा, मैग्नेट्स ली गई होंगी, ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, और एंड में आके ये एक निष्कर्ष निकला होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक निष्कर्ष है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये एक इन्फ्रेंस है, अनुमिति है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, कोई प्रिडिक्शन, कोई हाइपोथेसिस यहाँ पर नहीं हो रही है, ना ही कोई समस्या को सॉल्व करने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, या समस्या के बीच में हम परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सीधा ये एक निष्कर्ष है, तो ये हमारी इन्फ्रेंस है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हो गया बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो एग्जाम में बना, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ऑन टीचिंग ऑफ साइंस विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइंस। विज्ञान के विषय में यहाँ पर क्या सत्य नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये हमको यहाँ पर बताना है। द प्रीडिकेटिव, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, और जो एक्सप्लेनेटरी पावर है साइंस की, वो हेल्प करती है किसमें, इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ नेचर। बिल्कुल, हम जो भविष्यवाची सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और जो इसकी समझ की क्षमता है वो प्रकृति के रेखीय तंत्र को समझने के लिए उत्तम है। ये बात यहाँ पर सही है, और ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, साइंस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। यहाँ पर यही पॉइंट गलत हो जाएगा। देखिए, साइंस का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव और वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन कम्प्लीटली हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल सकते कि विज्ञान जो है वो पूर्णतः विषम परक और मूल्य उदासीन है। ये बात ही यहाँ पर गलत हो जाएगी, कम्प्लीटली शब्द नहीं आएगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ, दो तरह की चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन अनबायस्ड बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्ट विच कैन बी वेरीफाइड। यही तो होता है कि साइंस में देखिए, बुक में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ जो फैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जो हम क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। टीचर उनको डेमो करके दिखाता है, या किसी एक्टिविटी के माध्यम से हम उन चीज़ों को देखते हैं। बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन होती है, अनबायस्ड होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो लिख दिया बस उसको मान लिया, नहीं, हम उसको पूरा करके देखते हैं, तो ये हमारा अनबायस्ड होता है। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव नेचर। तो साइंस का कैसा नेचर है, साइंस का ऑब्जेक्टिव नेचर ही होता है। जबकि सब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें जो अजम्पशन होती हैं, इंटरप्रिटेशन होते हैं, वो पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड होते हैं विदाउट एनी वेरीफिकेबल फैक्ट। तो यहाँ पर हम वेरीफाई नहीं करते सब्जेक्टिव में, जबकि ऑब्जेक्टिव में हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो साइंस ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते। कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ टाइम पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि साइंस जो है वो कभी कभी सब्जेक्टिव भी होता है। सेम ऐसे ही वैल्यू न्यूट्रल, साइंस वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन कंप्लीटली हम नहीं बोलेंगे कि ये वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए ये जो सेकंड पॉइंट है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा।
बाकी पॉइंट्स देखते हैं। साइंस हैज़ द पोटेंशियल टू बी एमेंसिपेटिव और ऑपरेसिव, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। बिल्कुल, साइंस जो होती है विज्ञान में स्वाधीन होने की, अवसादी होने की, लाभदायक और हानिकारक होने की क्षमता होती है। ये बात भी सही है। द मैथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डिमार्केशन फ्रॉम अदर फील्ड इज़ अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। बिल्कुल, इसमें जो कुछ विज्ञान में जो प्रयोग की जाने वाली विधि हैं, दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली विधियों के बीच का अंतर जो है वो दार्शनिक स्तर पर बहस का मुद्दा है। आपने देखा होगा बहुत से साइंस के कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेकर क्या होता रहता है, बहस होती रहती है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, और साइंस में ऐसा हमेशा होगा। जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर साइंटिस्ट के मन में इश्यूज़ होंगे और वो हमेशा एक बहस के मुद्दे जो हैं वो बने रहते हैं। तो बाकी सारे पॉइंट सही हैं। जो यहाँ पर गलत पॉइंट है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि साइंस इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव और वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव हमको यहाँ पर करना है। असर्शन, अभिकथन हमको यहाँ पर क्या दिया, इंक्लूजन ऑफ सोशो साइंटिफिक इशू इन करिकुलम इज हेल्पफुल इन इलूसिडेटिंग द नेचर ऑफ साइंस। बिल्कुल, इलूसिडेटिंग मतलब एक्सप्लेन करना। जो सोशो आपके साइंटिफिक इशू हैं, अगर हम उनको करिकुलम में इंक्लूड करते हैं तो उससे हम एक्सप्लेन कर पाते हैं क्या, नेचर ऑफ साइंस। बिल्कुल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, पॉल्यूशन से रिलेटेड इशू है, तो इस तरह के इश्यूज़ आपके सोशो साइंटिफिक इश्यूज़ होते हैं। सोसाइटी और साइंस दोनों इनमें होती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ अगर हम करिकुलम में ऐड करेंगे तो बिल्कुल हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि विज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है। पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों का सम्मिलन जो होता है वो विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में मददगार होता है। तो ये असर्शन, अभिकथन यहाँ पर सही है। उसके पीछे रीज़न, कारण क्या है कि क्या अब हमको बताना है कि जो रीज़न है क्या हमारे असर्शन से मैच कर रहा है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज़ यूजफुल इन मेकिंग इनफॉर्मल डिसीजन इन डेली लाइफ। विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में सुविचारित निर्णय लेने के लिए उपयोगी है। बात तो सही है, लेकिन इसका ऊपर वाले पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक अलग मैटर बताया गया कि जो सोशल साइंटिफिक इश्यूज़ होते हैं उनको अगर हम पाठ्यचर्या में, करिकुलम में इंक्लूड करते हैं तो हम बड़े आसानी से जो साइंस का नेचर है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस जो रीज़न है ना, अब यहाँ पर एक अलग पॉइंट बता दिया कि साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमें मदद करती है इनफॉर्मल डिसीजन लेने में। इसका और ऊपर वाले पॉइंट का कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी दोनों पॉइंट्स जो हैं, असर्शन और रीज़न, अभिकथन और जो कारण है, वो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का कोई एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्यान नहीं करता है। तो ऑप्शन सेकेंड हो गया यहाँ पर हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू एसेस स्किल लर्नर इन साइंस क्लासरूम। विज्ञान की किसी कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रेक्षण निपुणता का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई नहीं जा सकती, ये हमको बताना है। देखिए, साइंस में प्रोजेक्ट मेथड बिल्कुल होता है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल होता है, फील्ड ट्रिप बिल्कुल होती है, तो परियोजना करना, आपका प्रयोग करना, क्षेत्रीय दौरे, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि क्लास टेस्ट जो है उस पर जो है बल नहीं दिया जाता, तो यही मेथड जो है वो अडॉप्ट नहीं किया जाएगा बच्चों की निपुणता का मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी विज्ञान साइंस की बात होगी तो प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड ट्रिप, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं साइंस में। क्रिएटिविटी, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को क्या करना है, नेचर से जोड़ना है, एनवायरनमेंट से जोड़ना है, तो ये सारे पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस में। इन्हीं को ध्यान में रखकर हम साइंस का जो शिक्षण होता है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो आपका एग्जाम में बना, द मेन एडवांटेज ऑफ सुइंग ICT, ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स फॉर टीचिंग ऑफ टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल कुड बी हेल्प इन। ये देखिए, जब हम एक यहाँ पर रिसोर्स प्रयोग कर रहे हैं, ITC संसाधन का जो है उपयोग कर रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ाने के लिए, कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए, परमाणु और अणु। तो ये जो हम इस रिसोर्स का, इस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारी कहाँ मदद करेगा, तो ये हेल्प करेगा किसमें,
डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन वो तो हम क्लास में ऐसे भी कर सकते हैं, सूचना को पाने में तो वो तो हम किसी और माध्यम से भी पा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया है तो वो किस पर्पज़ से किया होगा? ब्रेकिंग द मोनोटोनी ऑफ द क्लास, नहीं कक्षा की एक रस्ता को समाप्त करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिड्यूस टीचिंग बर्डन, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, शिक्षक का जो भार है वो कम करने के लिए। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? विजुअलाइजिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है एटम और मॉलिक्यूल, इसको बहुत ही बारीकी लेवल पर पढ़ाना होता है। तो सूक्ष्मदर्शी परिघटनाओं की कल्पना करने के लिए हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर के जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करेंगे इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। देखिए, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक क्या है, तो देखिए t.me/QuickSmartTips, इससे आप सर्च कर सकते हैं। 3500 जो लोग हैं वो लगभग जुड़े हुए हैं। जो भी वीडियो आती है उसका लिंक तुरंत टेलीग्राम पर आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आते तो आपको पता, बहुत सी वीडियो का पता नहीं चल पाता कि कब अपलोड हुई है। तो जैसे ही कोई भी वीडियो आती है तुरंत मैं टेलीग्राम पर जो है उसको लिंक जो है उसका शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा कोई भी स्टडी रिलेटेड इशू जो है साइंस से रिलेटेड, अगर वो आप पर्सनल लेवल पर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैम को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिल्पी चौधरी लांबा से। तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे मैम के फॉलोअर्स। तो वहाँ पर भी बच्चे मुझसे जो है क्वेरीज वगैरह जो है वो पूछते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपको कोई भी इशू वगैरह है वो मुझसे डिस्कस आप कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ डेमोक्रेटिक साइंस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट डज नॉट एंटेल, एक लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में वांछनीय नहीं है। ये हमको बताना है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमको यहाँ पर बताना है। कैसी क्लासरूम है? डेमोक्रेटिक साइंस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, मतलब बच्चे स्वतंत्र हैं, यहाँ पर बच्चे ही जो है वो सेंटर में है। टीचर जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को पुश करेगा, बच्चे ही यहाँ पर मुख्य रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, फ्री हैं बच्चे चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर शेयरिंग एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया तो बिल्कुल होगा, बच्चे जो है बिल्कुल बताएंगे उनके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। तो विचारों का प्रदर्शन और उनका आदान करना ये बिल्कुल होगा इसमें, ये आ जाएगा आपका डेमोक्रेटिक साइंस के अंदर। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बिल्कुल विविधता के लिए सम्मान, जो हमारी डाइवर्सिटी है, आसपास का माहौल है, सारी क्या है? ये विविधता ही तो है, अलग अलग तरह के लोग, जानवर, सब चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? हमारे एनवायरनमेंट से, परिवेश से। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। बाकी टीचर अथॉरिटी, देखिए टीचर की यहाँ पर इतनी अथॉरिटी नहीं होगी। शिक्षक का जो प्रभुत्व है वो यहाँ पर मेन नहीं होगा, वो सेकेंडरी होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो यहाँ पर सेंटर में है, वही अपनी चीज़ों को करेगा, समझेगा, उसको ही हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट ही यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा आपका, किस में? डेमोक्रेटिक साइंस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में, लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में। बाकी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, अधिगम के प्रति साझा उत्तरदायित्व, ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं। तो थर्ड पॉइंट ही यहाँ पर जो है वो इसमें नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय अ टीचर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक फ्रिक्शन। घर्षण का परिचय जो है वो टीचर देना जाता है, तो कौन सा एक जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक के लिए अति वांछनीय विधि होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है विधि होगी वो हमको बतानी है। यहाँ पर लिस्टिंग शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी नहीं, चीज़ों को लिस्ट कर रहे हैं। प्रकरण संबंधित जो प्रश्नों हैं उनको सूचीबद्ध कर रहे हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। डिफाइनिंग द टर्म फ्रिक्शन, नहीं, आप उसको घर्षण की परिभाषा पढ़ा रहे हैं, ये भी गलत है। उसके बाद रीडिंग द रिलेटेड टेक्स्ट, संबंधित पाठ्य सामग्री पढ़ाना, ये सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं। हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर स्टूडेंट एग्जिस्टिंग आइडिया, छात्रों के जो वर्तमान विचार हैं उनकी छानबीन करना। ये हमने पीछे भी देख लिया पेडागोजी में, बार बार मैंने आपको बताया कि सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चों को उसकी जो पास्ट की नॉलेज है वो उसके दिमाग में वापस लाएंगे। जैसे हमने साइक्लोन के बारे में देखा था, टीचर साइक्लोन टॉपिक पढ़ाना चाहती थी, तो वो बच्चों को बता रही है कि आपको पता है क्या कि 2021 में जो यास साइक्लोन आया था उसके बारे में आपको कोई जानकारी है?
तो इस तरह की जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनके जो विचार हैं पहले के और अब के वर्तमान के, उनकी छानबीन करने के बाद ही टीचर क्या करेगा, टॉपिक को पढ़ाएगा, फिर उनको समझाएगा। जैसे यहाँ पर बच्चा टीचर क्या कर सकता है, यहाँ पर टीचर कहेगा कि जैसे मैंने पहले भी समझाया था इस चीज़ को, कि टीचर बच्चों से कहेगा कि आपने कभी देखा है कि आप केले के छिलके पर क्यों फिसल जाते हैं, या बारिश में आप क्यों फिसल कर गिर जाते हैं, आप नॉर्मल रेत में क्यों नहीं गिरते, रेत में जबकि आप इतने भारी भारी धस धस के क्यों चलते हैं। तो वो सब वहाँ से बच्चा टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेगा कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, घर्षण की वजह से हो रहा है। वहाँ पर घर्षण कम है, घर्षण कम होने की वजह से क्या हो रहा है, आप फिसल कर गिर जा रहे हैं, और जब घर्षण ज़्यादा है तो रेत में आपको चलने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से चीज़ों को समझाया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल है कि एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट एग्जिस्टिंग आइडिया, जो छात्रों के वर्तमान विचार हैं सबसे पहले टीचर उनकी छानबीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो आपका एग्ज़ाम में बना, देखिए इसको देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो हाईलाइट हो जाती हैं और वो ज़्यादा ऊपर आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर उनको देख पाएंगे और हमारे चैनल से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ पाएंगे। तो मैं समझती हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती हैं दिल से। क्वेश्चन है कि जो साजिया है वो आस्क अपने स्टूडेंट से पूछती है टू कंपेयर द रूट ऑफ ग्रास विथ अदर वीड्स एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर कंपेयर करने के बाद उनको कुछ लिखने के लिए बोला, मतलब बच्चों से पहले कहा कि ये चीज़ें ऐसे करो और करने के बाद उनके जो डिफरेंस हैं वो लिख कर दिखाओ। तो यहाँ पर कौन सा स्किल जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस स्किल इज़ इवॉल्व इन दिस टास्क, ये हमको बताना है। शाजिया जो है वो विद्यार्थियों को घास और अन्य खरपतवार की जो जड़ें हैं उनकी तुलना करने और जड़ों के प्रकार के नाम और उनके बीच में पाए जाने वाले अंतर को लिखने को कहती है। तो इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा क्रिया कौशल जो है वो प्रयोग हो रहा है ये हमको बताना है। देखिए कुछ कार्य करने को दिया और उसके बाद कहा कि ये चीज़ करने के बाद लिख कर लेके आना। तो बेसिकली बच्चों ने यहाँ पर क्या किया होगा, बच्चों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन ही किया होगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला कि पहले ये करो और फिर उसको लिख के लेके आओ। तो बच्चों ने चीज़ें ऑब्जर्व करी और उसके बाद वो लिख कर लेकर आए होंगे, तभी यहाँ पर कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है, ऑब्जर्विंग डेवलप हो रहा है। क्लासीफाइंग नहीं आएगा, वर्गीकरण नहीं होगा। कभी आप सोचें कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि चीज़ों को अलग अलग वर्गीकरण करो, नहीं, वो खुद बोल रहा है कि आप कंपेयर करिए इन तरह से, इस तरह चीज़ों को उनको लिख कर लाइए। तो यहाँ पर आप जब आप खुद सोचेंगे एज अ टीचर, आप ये कार्य क्यों दे रहे हैं, आप बच्चों को इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे अवलोकन करना सीखें कि अच्छा ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से, अच्छा ये इनका अंतर है, ये इनका अंतर है। तो बेसिक लेवल पर जो चीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही है वो ऑब्जर्विंग है और सीटेट वालों ने भी ऑब्जर्विंग ही सही माना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, अवलोकन करना। बाकी इन्फ्रेंसिंग कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं आया, प्रेडिक्टिंग यहाँ पर नहीं हुई है। बहुत से बच्चे क्लासीफाइंग में कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए पेडागोजी में 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। अब सीटेट वाले जो मानते हैं हमको भी वही मानना होता है। तो जो यहाँ पर स्किल डेवलप हो रहा है वो ऑब्जर्विंग है, अवलोकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, साइंटिफिक एटीट्यूड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विलिंगनेस टू पुट हार्ड वर्क, बिल्कुल नहीं, कड़ा परिश्रम की चाह। याद कर पाने की क्षमता, मेमोराइज, बिल्कुल गलत। स्पेंड मोर टाइम इन लैब, प्रयोगशाला में ही बच्चे जो हैं पूरा ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव लग रहे हैं और ये साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सही हो जाएगा। बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कारण है और प्रभाव है उनके संबंध में विश्वास रखने से, यही तो होता है, जो भी हमारा कॉज है उसका क्या प्रभाव होगा, ये इनके बीच का रिलेशन ही समझते हैं हम साइंस में और उन्हीं में हम विश्वास रखते हैं। तो यही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर मैं स्टूडेंट से कह रही हूँ न्यूटन के लॉ हैं, है ना, उनका क्या प्रभाव है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनका क्या परिभाव है। तो जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो जो प्रभाव है वो उनके जो संबंध हैं उनके ही तो विश्वास हम रखते हैं साइंस में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10, विच अमंग द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंस। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के बारे में गलत है। गलत पूछ रहा है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जल्दबाजी में हम ये चीज़ें गड़बड़ कर जाते हैं। तो हमसे गलत पॉइंट पूछ रहा है कि कौन सा गलत है विज्ञान के विषय में।
साइंस इज़ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट द नेचर। बिल्कुल, विज्ञान को हम नेचर से, एनवायरनमेंट से ही जोड़कर पढ़ते हैं। विज्ञान प्रकृति को देखने का एक खास तरीका है। प्रकृति में क्या घटनाएं घट रही हैं उनसे ही हम साइंस जो है वो पढ़ते हैं। जो भी प्रकृति में हो रहा है वो सब कुछ साइंस ही है। तो ठीक है, पर्टिकुलर वे होता है लुकिंग एट नेचर, ये पॉइंट पॉजिटिव है। साइंस इज़ अ रैपिडली एक्सपैंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, विज्ञान जो है ज्ञान का तेज़ी से विस्तार करने वाला निकाय है। बिल्कुल, विज्ञान तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, आप कितना भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा जो है विज्ञान में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है। साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, विज्ञान सीखने का एक अंतर विषयक क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है लर्निंग का। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, साइंस इज़ ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज। विज्ञान हमेशा स्वतंत्र है नहीं, विज्ञान जो है वो रिलेट करता है एनवायरनमेंट से, नेचर से, सोसाइटी से। तो विज्ञान हमेशा स्वतंत्र नहीं है, विज्ञान दूसरों को कनेक्ट करते हुए चीज़ों को साथ लेकर चलता है। और यहाँ पर तो पॉइंट बोल दिया है ऑलवेज, जब भी जैसे वहाँ पर था कम्प्लीटली, जब भी इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो यहाँ पर सही नहीं होते, क्योंकि साइंस हमेशा डाउटफुल होती है। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा। इस तरह से हमने ये पैडागोजी के 10 क्वेश्चन देखे जो 23 तारीख में पूछे गए। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी यहाँ पर गलत है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।